हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको गुड मॉर्निंग और वेलकम वंस अगेन इन दिस क्लास। एक बार फिर से आपका इस क्लास में स्वागत है। आज कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री अभी इनिशियल हो रहा है, स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें जानना है आपको और उसके बाद एक सुचारू रूप से टॉपिक को स्टडी करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने एक टॉपिक को यहाँ पे लिखा है, हिस्टोरिकल अप्रोच टू पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य की कणिक प्रकृति का ऐतिहासिक विवेचन। ये द्रव्य जो है वो कणों से मिलकर के बना हुआ है। ये एक हिस्टोरी कहाँ से स्टार्ट होता है, किसने दिया था इस चीज को कि द्रव्य छोटे छोटे कण से मिलकर के बने होते हैं। कण को बाद में परमाणु बोला है, परमाणु को फिर से जो है पार्टिकुलेट नेचर का बताया गया है, यानी कणिक बताया गया है, एटम को भी। उसके बारे तक उस वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे जानेंगे। आप लोगों को बता दें, जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेक्चर में बताया था कि हमारा जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो आपके दो चीज से मिलकर के बना हुआ है, एक तो मैटर, दूसरा एनर्जी। और इस चीज के बारे में हमारे यहाँ एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था कणाद ऋषि। कणाद ऋषि ये फिलोसफर भी थे, दार्शनिक भी थे, और साथ साथ ये हमारे इंडिया के थे ऋषि कणाद, जिसका नाम था। ये बुद्ध के जन्म से 800 साल पहले इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो चार पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। चार पदार्थों में उसमें अर्थ आ जाता है, जिसे पृथ्वी बोलते हैं, अग्नि आ जाता है, फायर जिसे बोलते हैं, जल आ जाता है, वाटर जिसे बोलते हैं, और फिर वायु आ जाता है जिसे एयर बोलते हैं। इन चार चीज से मिलकर के हमारा बना हुआ यूनिवर्स वो कौन कौन से हो सकते हैं? अर्थ हो सकता है, वाटर हो सकता है, फायर हो सकता है, और दूसरा आपके पास अर्थ, वाटर, फायर और एयर, ये चार चीज आपके पास हो सकते हैं और इसी से मिलके बना। और ये जो चार चीजें हैं, चार तरीके के परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, और उन्होंने ही सबसे पहले परमाणु शब्द को दिया है। और इसको मान्यता जो दिए थे वो जैन धर्म के लोग थे और बुद्ध धर्म के लोग थे। उन्होंने इनको सबसे पहले मान्यता दिया और उन्होंने भी आगे इस चीज को थोड़ा सा बढ़ाया, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड कहने की कोशिश किया कि वाकई में जो हमारा कोई भी द्रव्य है वो कणों से मिलकर बना हुआ, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ, वहीं से पार्टिकुलेट नेचर आता है। पार्टिकल का मतलब कणिक नेचर जो बोलते हैं मैटर का, उसके बारे में वहीं से हमें मिलता है। ओके, जब ये चीज हमारा सॉल्व होता है, उसके बाद ऋषि कणाद के अनुसार जो हमारा पदार्थ बना हुआ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ये ऋषि कणाद ने ही कह दिया था। उसके बाद 1808 में एक केमिस्ट आए जिनका नाम था डाल्टन। एक केमिस्ट आए जिनका नाम क्या था, डाल्टन था, और जिसे ये मॉडर्न एज की बात करें यहाँ पे आकर के, इन्होंने सबसे पहले डिबेट स्टार्ट कर दिया था इसी एटम पे। और इन्होंने बोला था जो माइन्यूट पार्टिकल्स होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का जो माइन्यूट पार्टिकल्स होता है, जो इंडिविजिबल होता है, जो अविभाज्य कण होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसी को इन्होंने क्या बोल दिया था, एटम बोल दिया था। ठीक है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स होने चाहिए। इंडिविजिबल का मतलब होता है अविभाज्य पार्टिकल, यानी किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य जो कण है वही क्या है, एटम है। ये बात आपके किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था, 1808 में कहा था ये बात। ओके, उसके बाद जब कुछ टाइम बीता, कम से कम 100 साल का टाइम इसमें लगा, और टाइम बीतने के बाद एक जे थॉमसन आए 1896 में आए। जे थॉमसन 1896 में, और इन्होंने
सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दिया था, वो भी एक डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के उसमें गैस को फिलअप करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करके इन्होंने क्या कर दिया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दिया था। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद 1932 में चैडविक ने आपके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दिया था। और जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किया था उसके बाद तो ये चीज पता चल गया था कि जो हमारा छोटा सा पार्टिकल जिसको मैटर का जो छोटा सा पार्टिकल जिसको एटम कह रहे थे, जो इंडिविजिबल कह रहे थे डाल्टन ने, वो चीज फेल हो गया कि इंडिविजिबल नहीं, वो डिविजिबल था। डिविजिबल इसलिए था क्योंकि उस छोटे से एटम के भी पार्टिकल पाए गए हैं और वो पार्टिकल आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे। ओके, नील्स बोर ने सबसे पहले मॉडल ऑफ एटम्स के मॉडल को दिया था नील्स बोर ने 1913 में। और देने के बाद इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी किया था और इन्होंने पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर के पार्टिकुलर नेचर को बहुत अच्छे से स्टडी किया था। और पार्टिकुलर नेचर को स्टडी करने के बाद आपके रॉबर्ट मिलिकन आए और इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज होते हैं और उसमें मास होता है, इस बात को भी इन्होंने प्रूव कर दिया। और जैसे ही प्रूव कर दिया तब से पता चल गया कि जो हमारा मैटर है वो आपका क्या है, पार्टिकुलेट नेचर का है। ओके, जो एटम है वो भी हमारा क्या है, पार्टिकुलेट नेचर का। अब तो स्टडी से ये पता चल गया कि कोई भी जो मैटर होता है उसके पास दो तरीके के फिनोमेना होते हैं, या कह लीजिए कि दो उसके पास नेचर होते हैं, पार्टिकुलेट नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। दो तरीके का नेचर होता है, यानी कोई भी जो पार्टिकल्स होता है वो दो नेचर रखता है, या कोई भी मैटर होता है वो दो नेचर रखता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर रखता है। इसे डुअल नेचर ऑफ मैटर भी कहा जाता है इस चीज को। ओके, खैर इसके बाद जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, जब हमने आपको यूनिवर्स के बारे में पूरा डायग्राम बताया था तो बताया था कि यूनिवर्स हमारे पास दो चीज से मिलकर के बना हुआ है, एक मैटर और एक एनर्जी से मिलकर के बना हुआ है। आज हम उसी पे डिस्कशन करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो जब हम यूनिवर्स को देखते हैं और देखते हैं सिर्फ वो मैटर से मिलकर के बना हुआ, एनर्जी से मिलकर के बना हुआ, तो डेफिनेटली हमें मैटर के बारे में समझना चाहिए। मैटर को ब्रॉडली आपने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक तो आपने फिजिकल सेपरेशन किया था और एक आपने केमिकली किया था। जब फिजिकल सेपरेशन की बात करते हैं तो सिर्फ फिजिकल स्टेट को देख करके मैटर को हम जान जाते हैं कि मैटर जो है तीन फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, या लिक्विड स्टेट में होगा, या गैसियस स्टेट में होगा। जब हम सॉलिड और लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कशन करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो हमें तीनों के बारे में कंपेयर जानना चाहिए और वो चीज़ हम समझ सकते हैं हर चीज़ क्या सॉलिड होता है क्या नहीं होता। जब हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड वो सब्सटेंस होता है जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और इसका फिक्स्ड शेप होता है, यानी फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। ओके, एक चीज और बता दें, जब मैटर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते तो मैटर की एक डिफिनीशन आनी चाहिए जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। वो सब्सटेंस जिसमें मास होता है और वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है। सब्सटेंस हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। द्रव्य क्या होता है, जो स्थान घेरता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है और जिसमें मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो हमारा क्या होता है, द्रव्य होता है, मैटर होता है। इसको फिजिकली जब क्लासिफाइड करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस में अगर देखते तो सॉलिड में आपके फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं और फिक्स्ड शेप होता है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में समझिए। आपने कोई भी सॉलिड देखा होगा तो सॉलिड में जो एटम्स या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, जो उस सॉलिड को बनाता है, उसका एक वेल अरेंजमेंट होता है और क्लोजली पैक्ड होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, जिससे मिल करके भी वो सॉलिड बना होता है। वो क्लोजली एक दूसरे के साथ में पैक्ड होता है और क्लोजली पैक्ड होने के वजह से मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं कर सकता है, मॉलिक्यूल्स
या एटम्स या आयंस जो भी एक दूसरे के क्लोज आकर के पैक हो गया, जब वो मूवमेंट नहीं कर सकता है तो उसका जो शेप हो जाता है वो बिल्कुल फिक्स्ड हो जाता है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो जाता है। मॉलिक्यूल्स मूवमेंट तो नहीं कर सकता अपने एक्सिस में, लेकिन वाइब्रेट कर सकता है। वाइब्रेट कैसे कर सकता है? कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर कहीं पे है, इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, तो ये अपने आगे पीछे और ऊपर नीचे सिर्फ क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता। अगर इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ तो मॉलिक्यूल जहां पे है अपने एक्सिस में रह के ऊपर नीचे और इधर वाइब्रेट करता। इसीलिए आपने देखा होगा जब किसी चीज को हम बीट करते पीटते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से झंझनाहट की आवाज होती है, वाइब्रेशन होता है उसमें। वो वाइब्रेशन इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने एक्सिस में रह करके सिर्फ क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है आगे पीछे। ये नेचर आपके इसीलिए सॉलिड क्लोजली पैक्ड होने की वजह से एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है किस तरीके का सॉलिड है। वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है या कोवेलेंट सॉलिड है, इसके बारे में आगे डिस्कशन करिएगा आप इंटर क्लास में। खैर, हम यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल मान रहे हैं। पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ में, इसी वजह से इसका शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। दूसरा कंडीशन इसमें, लिक्विड जो स्टेट होता है, तो लिक्विड स्टेट में इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है, लेकिन इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इससे नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। जो लिक्विड स्टेट होता है इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लेकिन इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। जबकि गैसियस स्टेट में जाते हैं तो ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ना ही इसका शेप फिक्स्ड होता है। ओके, यानी दोनों इसका फिक्स्ड नहीं होता है। दूसरा कंडीशन ऐसा क्यों होता है? जब हम लिक्विड स्टेट में जाते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट थोड़ा सा दूरी पे होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और एक दूसरे से दूर दूर होने की वजह से वो अपने पूरे सर्किल में क्या कर सकता है? एक पूरा जो इसका एरिया है वहां पे सिर्फ फ्री मूवमेंट कर सकता है। और इस फ्री मूवमेंट करने की वजह से लिक्विड में फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी होता है। फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी मतलब एक बहने की प्रॉपर्टी इसी वजह से होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो लिक्विड स्टेट होता है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आपके हैं ये इतना क्लोज नहीं होता है जितना कि आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं, और जिसके वजह से ये अपने पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे स्ट्रक्चर का मतलब पूरा जो एरिया इसका है उसमें फ्री मूवमेंट कर सकता है। और फ्री मूवमेंट करने की वजह से इसमें एक फ्लूइडिटी की भी प्रॉपर्टी होती है। ओके, नेक्स्ट इज, जब हम गैसियस स्टेट में जाते हैं तो गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, और काफी दूर दूर होने की वजह से ये सभी डायरेक्शन में बिल्कुल फ्री होकर के मूवमेंट करते रहते हैं, और ना ही इसका कोई शेप होता है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम क्यों नहीं फिक्स होता है आपने देखा होगा, क्योंकि अगर कभी कोई ज्यादा गैस आपके है किसी में है तो उसके आपको छोटे से कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हैं। छोटे से कंटेनर वाले गैस को बड़े से कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। बड़े से कंटेनर को अगर आप खोल देते हैं तो वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है, जहां तक वो रीच कर सकता है, जहां तक वो पहुंच सकता है। इसीलिए जो गैस होते हैं उसका ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ना ही शेप फिक्स्ड होता है। दूसरी चीज और भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉलिड स्टेट की जब बात करते हैं, ये हमारा सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं कंपैरिजन टू लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं वो कंपैरिजन टू गैसियस स्टेट और कम होते हैं। दूसरा कंडीशन, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस in solid state is lesser than that of liquid state, and in liquid state lesser than that of gaseous state. Okay, सॉलिड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्थान होता है वो आपके बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होता है कंपैरिजन टू आपके लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में जो स्थान होता है, अणु के बीच में जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है कंपैरिजन टू एयर। गैसियस स्टेट में तो अणुओं के बीच में काफी ज्यादा स्पेसेस होते हैं, इसीलिए वो रैंडमली हर डायरेक्शन में मूवमेंट
कर सकता है। ओके, दूसरा काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसमें सबसे कम होता है, इसमें कुछ ज्यादा होता है और इसमें सबसे ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इसमें सबसे कम होता है, इसमें कुछ ज्यादा होता है, इसमें सबसे ज्यादा होता है। एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यानी अणुओं के बीच में एक फोर्स काम करता है, वो फोर्स सबसे ज्यादा आपके इसमें होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होता है। इसके कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो इसमें सब इसके कंपैरिजन में कम होते हैं, और इसके कंपैरिजन में इसमें बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इसीलिए अगर ऐसे पॉट को कहीं खोल दिया जाए तो मॉलिक्यूल्स हमेशा हर डायरेक्शन में रैंडमली मोशन कर सकता है, और करता भी है। आपने इस चीज को देखा। ये हमारे पास क्या हुआ, किसी भी मैटर में जो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग आपने क्लासिफाइड किया था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, उसको जानने की कोशिश किया, और हमने ये जानने की कोशिश किया कि सॉलिड हमारा क्यों सॉलिड इस तरीके से दिखता है कि उसका एक फिक्स्ड शेप होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये आपके पास एक सॉलिड स्टेट है। आपके साइड में जो भी चीज दिखे जिसको आप टच कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे से उसके शेप को आप देख पा रहे हैं, जो मूवेबल नहीं है, जो जिसमें फ्लूइडिटी नहीं है, वो सब आपका सॉलिड है। लेकिन आप लिक्विड स्टेट में आप वाटर देख ही रहे हैं, ऑयल देख ही रहे हैं, ये सब आपका क्या होता है, लिक्विड स्टेट होता है। गैसियस स्टेट में आपके कुकिंग गैस आप जान ही रहे हैं घरों पे होते, ये सब आपके क्या होते हैं, गैस स्टेट होते हैं। ठीक है, बलून में जो आपके एयर भरे होते हैं वो भी आपका गैसियस स्टेट है। ओके, मैंने इन सब के बारे में डिस्कशन कर दिया। फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप इन सॉलिड स्टेट, वॉल्यूम फिक्स्ड but shape is not fixed in liquid state. In gaseous state neither volume nor shape are fixed in gaseous state, ना ही वॉल्यूम ना ही शेप इसका फिक्स्ड होता है। क्या और कैटेगरी इसमें हो सकते वो चीज बताया। काइनेटिक एनर्जी से हमने कोरिलेट करने की कोशिश की और देखने की कोशिश किया। दूसरा हमने इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बारे में डिस्कशन किया। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। जो सबसे कम इसमें रहता है, उससे ज्यादा इसमें रहता है, सबसे ज्यादा इसमें रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से जानते हैं। जो गैस लिक्विड सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा होता है कंपैरिजन टू लिक्विड स्टेट, और उसे कंपैरिजन टू गैसियस स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज केमिकल, द्रव्य की जो रासायनिक वर्गीकरण है। देखिए, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसमें जो मैटर को क्लासिफाइड किया गया, मैंने पहले ही आपको बताया था, जब डायग्राम आपको एक चार्ट बनाया था उसमें मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन द मैटर इज क्लासिफाइड केमिकली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मैटर को केमिकली क्लासिफाइड किया गया है। केमिकली क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशंस द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। आपने देखा था जो हमने चार्ट बनाया था उसमें मैटर को जब केमिकली क्लासिफाइड किया गया तो दो चीज में किया गया, एक प्योर सब्सटेंस क्लासिफाइड किया गया और एक आपके मिक्सचर। मिक्सचर को मैंने बोला था इसको इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। जब प्योर सब्सटेंस को फर्दर आपने क्लासिफाइड किया था दो पार्ट्स में, वन इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट्स को फर्दर आपने क्लासिफाइड किया था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में आपने क्लासिफाइड किया था, वो आपका था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जब मिक्सचर की बात करते तो मिक्सचर को दो पार्ट्स में आपने क्लासिफाइड किया था, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब बात आती है कि हम कैसे एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अगर हम केमिकली मैटर को क्लासिफाइड कर रहे हैं तो आपके पास पता है कि इसमें दो आते, एक आपका आता है प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा आपके पास आता है मिक्सचर।
प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक आपका था एलिमेंट और दूसरा आपके पास था कंपाउंड। कंपाउंड इसमें मिक्सचर जो था आपके, जो मिक्सचर था वो आपके पास होमोजेनस और दूसरा आपके पास था हेट्रोजीनस। क्लियर? एलिमेंट्स को आपने क्लासिफाइड किया था मेटल, नॉन मेटल्स और फिर मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स। कंपाउंड्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ओके, ये आपका प्योर सब्सटेंस में आता है, ये आपका इम्प्योर सब्सटेंस में आता है जिसे आप मिक्सचर बोलते हैं, और इस दोनों के बारे में हमें डिस्कशन करना। अब बात आती है कि एलिमेंट्स के बारे में हम कैसे डिस्कशन करेंगे और कैसे जानने की कोशिश करेंगे। तो एलिमेंट्स क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, सब्सटेंस बोल सकते हैं, विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज इनटू nor can be synthesized from simpler substances by ordinary physical or chemical method. एलिमेंट्स वह प्योर सब्सटेंस है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं किसी अदर मेथड से। ओके, ऑर्डिनरी कंडीशन अप्लाई करके अगर एलिमेंट्स की डिफिनेशन देते हैं तो एलिमेंट्स क्या है? प्योर सब्सटेंस है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। सपोज इसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। अगर हम एक आयरन का रॉड ले लेते, सोचिए आयरन एक एलिमेंट्स है। ओके, कोई भी चीज ले लेते, एक आप गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड का टुकड़ा ले लीजिए। ओके, एयू जिसे लिखते हैं गोल्ड आयरन, जिसका सिंबल होता है एयू। अगर इस तरह ले लेते और आयरन को आप छोटे छोटे टुकड़े में करते हुए चले जाइए। एक आयरन का आपने रॉड लिया और छोटे छोटे टुकड़े में आपने इसको तोड़ दिया। डेफिनेटली जो छोटा सा पीस है उसको भी आप आयरन बोलेंगे, इसको भी आपने आयरन बोलेंगे, ये हर एक पीस को आप क्या बोलेंगे? आयरन बोलेंगे। ये पूरा का पूरा एक आयरन है, ये आपका क्या है? एलिमेंट है, एकदम प्योर फॉर्म में। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके पास क्या है? Fe जिसका सिंबल जिसे आप बोलते हैं, जिसे लैटिन में फेरम के नाम से जाना जाता है, इस सिंबल से आप जानने की कोशिश करते हैं। छोटा सा टुकड़ा होगा तब भी आप आयरन बोलेंगे, एक बड़ा सा टुकड़ा होगा तब भी आप उसको आयरन ही बोलेंगे। तो आयरन जिसका सिंबल आपका Fe होता है, इसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। इसको जितने भी छोटे से छोटे पार्टिकल्स में गएंगे वो सिंबल आपका आयरन ही होगा, उसको आप आयरन ही बोलेंगे, उससे और कुछ नहीं हो सकता। दूसरा चीज, इसको आप किसी अदर सब्सटेंस से सिंथेसाइज्ड भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते हैं केमिकली मेथड से या फिजिकल मेथड से। ओके, ना फिजिकली ना केमिकली आप इसको किसी और मेथड से बना भी नहीं सकते हैं। तो ये जो प्योर फॉर्म आपका होता है, ये क्या होता है? एलिमेंट्स होता है। तो हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स में बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दिस कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड इनटू नॉर कैन बी synthesized from simpler substances by any physical or chemical method। किसी एलिमेंट्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस होता है जिसको ना ही हम डिकम्पोज कर सकते हैं और ना ही किसी अदर सब्सटेंस से फिजिकली और केमिकली हम बना सकते। ये हमारा क्या होता है? एलिमेंट्स होता है। ओके, हमारे पास जो पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स है वो 100, इस समय जो एलिमेंट्स है वो आपके 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स आपका नेचुरल है, बाकी सब एलिमेंट्स आपके पास क्या है? मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, उसको बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें जान सकते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को कि एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स पहले एक पढ़ेंगे और एलिमेंट्स के बारे में आपने डिफिनेशन दिया था। एलिमेंट्स की डिफिनेशन क्या था? एन एलिमेंट्स में बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी या which can neither be decomposed into nor can be synthesized from simpler substances by physical or chemical method। ओके, आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट्स को आपने बोला था मेटल, क्या बोला था? मेटल्स। ये डिवाइड होता है आपके मेटल्स,
नॉन मेटल्स और फिर मेटलॉइड्स। मेटल की एक खास बात होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इस चीज को, मेटल्स क्या होता है, धातु क्या होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दे या फिजिकल अपीयरेंस दे तो अलग अलग होता है। जब फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं तो मेटल्स के पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये मैलिबल नेचर का होता है, डक्टाइल नेचर का होता है, सोनोरस होता है इसमें। ओके, अब बात आती है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से ये कंडक्ट कर सकता है, हीट का अच्छा सा कंडक्टर होता है। अगर हम ऐसे बात देखते हैं यहाँ पे, तो मेटल के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम जान सकते हैं इसके पास डक्टिलिटी होता है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होता है, इसमें मैलिबिलिटी होता है, मैलिबिलिटी होता है। ओके, इसमें सोनोरस होता है, ओके, इसमें लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस जिसे आप शाइनिंग बोलते हैं, एक अच्छा शाइनिंग इसमें होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रॉपर्टी आपके पाए जाते हैं मेटल्स में। ये एक फिजिकल अपीयरेंस है। अब बात आती है कि डक्टिलिटी क्या होता है, मैलिबिलिटी क्या होता है, सोनोरस क्या होता है, लस्ट्रस क्या होता है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जब हम डक्टिलिटी की बात करते हैं तो एक डिफिनेशन हमारे पास आ जाता है, या समझ सकते हैं, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। ओके, मेटल को एक पतले से तार बना सकते हैं, तार में खींचने की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स पे, जिसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। अगर ऐसा नहीं होता तो जो घरों में वायर लगता है वो नेचर इसी वजह से होता है, डक्टाइल नेचर होने की वजह से, यानी मेटल के एक यूनिक प्रॉपर्टी डक्टिलिटी होने की वजह से। डक्टिलिटी को हिंदी में बोलते तान्यता, क्या बोलते हैं, तान्यता, यानी इसमें तार में खींचने की एक कैपेसिटी होती है, गुण होती है कि ये तार बनाया जा सकता है, इसका पतला से पतला तार। तो इसको हम डेफिनेशन देते हैं, मेटल हैव अ टेंडेंसी to drawn into thin wire. Okay, next one is malleability, जिसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट बाय बीटिंग, मेटल को पीट करके आप क्या कर सकते हैं, थिन शीट बना सकते हैं, पतली सी चादर बना सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं मैलिबिलिटी। सोनोरस का मतलब होता है मेटल प्रोड्यूस अ यूनिक साउंड when hammering it, जब मेटल को आप पीटते हैं या मेटल गिरता है तो एक गुड साउंड प्रोड्यूस करता है, एक डिफरेंट टाइप का साउंड प्रोड्यूस करता है जिसे सोनोरस। लस्ट्रस शाइनिंग, मेटल के पास एक चमक होती है, आपने देखा शाइनिंग अलग टाइप का चमक होता है जिसे लस्ट्रस बोलते हैं। गुड कंडक्टर, ये अच्छा सुचालक होता है किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ये कैरी कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, इसीलिए ये सारे प्रॉपर्टीज आपके मेटल्स में होते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो आपका सेंड भी नहीं हो पाता है, इसी वजह से यहीं पे हम इस चीज़ को रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।